नमस्कार, गुड मॉर्निंग। FADA राजस्थान की तरफ से आप सबका मैं आज स्वागत करता हूं इस वेबिनार पे। सबसे पहले स्वागत है हंस कुमार जी का, जो आज जो FADA के CMVR और RTO रूल्स के एक्सपर्ट हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। साई गिरधर जो ट्रेजरर हैं FADA और हमारे अपने डीलर साथी हैं। व्यापार राजस्थान में हमने काफी सारे मुद्दे उठाए सरकार के लिए और उनमें से काफी मुद्दों पे चर्चा हुई है और उनमें से सबसे पहला जो मुद्दा था एनीवेयर इन राजस्थान का रजिस्ट्रेशन का, वो इम्प्लीमेंट हुआ है। इसके साथ साथ काफी CMVR के जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से RTO में, वाहन में और कैश अपना पेपरलेस जो हमारा RTO का जो काम है उसमें काफी प्रगति हुई है। तो इसके ऊपर और इसका हमारे ऊपर क्या इम्प्लीकेशन आएगा, उसमें हमें क्या क्या अपने प्रोसेस में बदलाव करने हैं, हमें क्या क्या चीजों पे सावधानी बरतनी है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और हर्ष कुमार जी अपने को गाइड करेंगे कि हमें क्या क्या देखना है। जैसे कि मैंने कहा, व्यापार में हमने काफी मुद्दों पे बात करी थी और मुझे अपने डीलर भाइयों से ये शेयर करते हुए आनंद है कि काफी सारे मुद्दों पे चर्चा एक इम्पोर्टेंट लेवल तक पहुंच गई है। इसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा POC मशीन को लेके था। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके ऊपर भी एक नोटिस जारी हो जाएगा और उससे हमें एक एक्सक्यूज हो जाएगा। उसके अलावा जो एक नया नोटिफिकेशन सेंटर से आया है काम को लिबरल करने के लिए कि ट्रांसफर अपना जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो 5 साल तक वैलिड रहेगा, उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन आने की जल्दी उम्मीद है। तो इन काफी सारे मुद्दों पे जो हमने व्यापार में उठाए थे, स्टेट हमारे साथ डिस्कशन में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। मैं पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने एक बहुत सक्सेसफुल व्यापार ऑर्गेनाइज किया और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। आप सबका धन्यवाद। आप जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो ना आ सके उनका भी धन्यवाद। एटलीस्ट उन्होंने हमें सहयोग दिया और हमें एनकरेज किया। मैं अब आगे हंस कुमार जी से और साई से कहूंगा कि इस वार्ता को थोड़ा आगे ले जाएं एंड एक मोमेंटम बना दें। साई। थैंक यू शार्विक। आप सबका स्वागत है इस वेबिनार के अंदर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार है। इसके अंदर में हम एक्सक्लूसिवली चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के अंदर में जो हम गाड़ियां रजिस्टर कराते हैं। अभी जो लेटेस्ट जो नया नियम अभी लागू हुआ है जिसमें कि हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी बैठे हैं हम गाड़ियां रजिस्टर कर सकते हैं। कहीं भी डिस्ट्रिक्ट की कोई भी कस्टमर पूरे राजस्थान में कहीं से भी आता है उसकी गाड़ी रजिस्टर कर सकते हैं, उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया हमारे थ्रू FADA के थ्रू, हंस कुमार जी प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन दैट। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस सेशन को लेकर के तो ये Q&A बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर। आप Q&A बॉक्स के अंदर में आप अपने क्वेश्चंस डाल दें। हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस हैं सबके इस सेशन के दौरान ही उन क्वेश्चंस को ले लें। इनकेस अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो हम वो क्वेश्चंस को बाद में इंडिविजुअली आपको उसके रिप्लाईज कर देंगे। बट आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में नहीं डालते हुए, हैंड रेज नहीं करते हुए, अगर आप Q&A बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हंस कुमार जी से कि प्लीज सर हमें थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें कि जो नया ये CMVR एक्ट आया है, जो रूल्स आए हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और हमें क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते हुए और कस्टमर्स के साथ डीलिंग करते हुए। Good afternoon to all of you. First of all, I am thankful to FADA for inviting me to this webinar. I am of the view that since this is the first webinar which I am going to interact with dealers of Rajasthan, so maybe that today we may not be able to satisfy, we may not be able to reply all the queries of the neighbors. I think this
process should be continued, and we should have webinars at regular intervals so that we can interact productively, and whatever difficulties we face, we are able to sort it out with the intervention of the state government. To start with, I would like to remind you that there was a time when every work related to registration was totally done manually. आरसी से रजिस्ट्रेशन का काम सारा हिंदी में होता था, सॉरी हिंदी में आई एम सॉरी, आप मैनुअली होता था, और आरटीओ ऑफिस बंद तो डीलर का काम बंद। अगर आरटीओ ऑफिस 10 से 5 खुला हुआ है, जो पहले टाइम 10 से 5 था, बाद में 9:30 से 6 हुआ। उसके बाद क्योंकि पाबंदियां वो की वही थी जो आज हैं, आप अनरजिस्टर्ड व्हीकल डिलीवर नहीं कर सकते थे, बिना पंजीयन के अगर आपने रजिस्टर्ड कर दिया, गाड़ी डिलीवर कर दिया, तो ट्रेड सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। अब जमाना आप देख रहे हैं कि देखते देखते अब आरटीओ ऑफिस पे आप बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। आपकी आरटीओ ऑफिस अगर सैटरडे संडे बंद है तो भी आपका काम बंद नहीं होता। कोई छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, दिवाली पे अक्सर देखते थे कि इतना वर्क पेंडिंग हो जाता था कि 1-1.5 महीने तक वो वर्क बैकलॉग जो है वो खत्म होता था। तो क्योंकि अब समय के साथ चीजें बदली हैं, सरकार का आउटलुक भी बदला है और ज्यादा लिबरल पॉलिसीज आ रही हैं स्टेट गवर्नमेंट की, विशेष रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा लिमिटेड रोल रहता है कि रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी कौन होगा, ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करने का अथॉरिटी कौन होगा, अपील कहां की जाएगी। तो जो नए नियम आए हैं, मिस्टर शाह और साईं गिरधर जी के साथ बैठ करके हम करीब 2-3 साल से हम लोग काफी लोग इंटरेक्ट कर रहे थे मिनिस्ट्री से, और बहुत सारी चीजें जो हमारी डिमांड्स थी वो मिनिस्ट्री ने सॉर्ट आउट भी की है। और एक बहुत बड़ी डिमांड जो हमारी बहुत टाइम से पेंडिंग थी, उसके लिए अभी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया 5 मई को, और उसमें 1 महीने का टाइम हमसे मांगा गया है, जिसमें कहा गया है कि 1 महीने में अगर आपको कोई सुझाव देने हो या कोई उसमें आपत्ति हो तो वो हम फाइल कर सकते हैं। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि जितने भी डीलर्स उस नोटिफिकेशन को पढ़ लें, वो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी है। उससे ये होगा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या नए नियम आने वाले हैं। तो अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमारे को आप विद इन अ वीक दे दें, कंपाइल करके हम मिनिस्ट्री को सबमिट कर सकें। तो इसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि चूंकि जो हमारी एप्लीकेशन है वो वाहन 4 एप्लीकेशन है, और डीलर्स क्योंकि राजस्थान स्टेट पहले से ही बहुत प्रोग्रेसिव थी, तो जो काम केंद्र सरकार ने अब किए हैं वो हमने 8-10 साल पहले ही कर दिए थे, जब हमने डीलर्स को रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के रूप में अपॉइंटमेंट किया था। अब चूंकि वो थोड़ा सा आज के संदर्भ में थोड़ा सा वो ऐसा है कि हमें शायद उसको दोबारा मांग करके वहां से हटना पड़ेगा कि हम, आई थिंक नन ऑफ अस विल लाइक टू बी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी नाउ बिकॉज वी हैव ए लिमिटेड रोल नाउ। अब हमारे को सिर्फ डेटा पंच करना है, उसमें सिर्फ चेसिस नंबर हम डालते हैं, बाकी डेटा सारा का सारा रिट्रीव होता है वहां सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इसमें मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगा कि जो अब क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल बहुत कम हो गया है, तो जब कंट्रोल कम होता है तो जो अथॉरिटी आपको कंट्रोल कर रही होती है उसको थोड़ा सा एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अधिकार कम हो रहे हैं, तो वो सोचता है कि यार मैं डीलर को कैसे कंट्रोल में रखूं। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, डिलीवरी की प्रॉब्लम्स आती हैं, अर्ली डिलीवरी की प्रॉब्लम्स आती है, जो आप लोगों के हाथ में नहीं है, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरर्स की पॉलिसीज बड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है और बड़ा मुश्किल है इस तरीके से करना। तो आई विल एडवाइज यू कि बहुत थोड़ी कंप्लायंसेस हैं। एक फॉर्म नंबर 19 जो आप मेंटेन करते हैं, गाड़ी कब बाहर गई, कब वापस आई, कितने बजे आई, उसको ऑन प्रायोरिटी आप जो है उसको प्रॉपर्ली उसको मेंटेन करें। जो ही गाड़ी बाहर जाती है आप तुरंत उसमें एंट्री करें, गाड़ी जब लौट के आई है रजिस्टर्ड तो उसकी एंट्री करें। और एक नया फॉर्म अभी प्रपोज हो रहा है, वो बाद में आएगा इन्वेंट्री का, तो शायद अभी 1-2 महीना लगेगा। तो मेरा सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी गाड़ी अपंजीकृत वाहन किसी भी कस्टमर को, चाहे कितना ही बड़ा वीआईपी हो, ना दें। और सेकेंडली, चूंकि नंबर प्लेट लगाने का दायित्व भी मैन्युफैक्चरर के ऊपर और डीलर के ऊपर डाला गया है, और चूंकि वर्चुअली डीलर ही कर रहा है, ब्लैंक प्लेट्स रिसीव करता है वो मैन्युफैक्चरर से, तो बिना प्लेट की भी गाड़ी ना दें, चाहे कितना ही इसमें संघर्ष करना पड़े, क्योंकि इसमें जो पेनल्टी है बहुत हाई है। उसमें ये लिखा है कि अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी दे दी तो आपके ऊपर उस गाड़ी के 1 टाइम टैक्स के बराबर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आप देख लें कि जितना महंगी व्हीकल होगी उतनी ज्यादा 1 टाइम टैक्स है, उतना ही ज्यादा पेनल्टी का क्वांटम है। तो आप थोड़ा सा, चूंकि अपन बहुत टाइम से पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, समय के साथ बदलना पड़ेगा,
तो प्लीज इसमें आप जरूर ये इंश्योर कर लें कि एक तो जो 2-3 रजिस्टर्स जो है 19 नंबर का रजिस्टर है उसको प्रॉपर्ली भर लें। कोई भी आरटीडीटी इंस्पेक्शन करेगा तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और सेकंडली अनरजिस्टर्ड गाड़ी बिल्कुल ना दें, क्योंकि उसकी पेनल्टी बहुत हाई है और उसकी अपील भी फिर आपके आगे जाकर के सीधा जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की होगी, उसके बाद हाई कोर्ट में होगी। और जो नए नियम आ रहे हैं इसमें तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बैठ करके एक ट्राइब्यूनल में जारी है अपील सारी। तो इस संबंध में बस मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अब चूंकि पहले ये था कि कुछ टाइम पहले तक आपका वाहन में सिर्फ आप अपने जिले की गाड़ियों का पंजीयन कर पाते थे। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पारित किया जिसमें आप अपने जिले से किसी भी अन्य जिले में जाने वाली गाड़ी जो पहले टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के ऊपर जा रही थी, उस गाड़ी को अब आप उसी जिले का परमानेंट नंबर वहां से दे सकते हैं। नए चेंजेस में स्टेट के अंदर टीआरसी बंद हो गई है। नाउ देयर विल बी नो टीआरसी ऑन कंप्लीटली फैब्रिकेटेड व्हीकल। जो कंप्लीट व्हीकल है, जो फुली बिल्ट अप व्हीकल जिसको बोलते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, इन कारों इन व्हीकल्स के लिए टीआरसी बिल्कुल बंद हो। शायद आपके वाहन सॉफ्टवेयर पे उसको डिसेबल भी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट के अंदर अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है कहीं से भी, टीआरसी इशू नहीं होगी। अब आपको अपने जिले से ही उसको परमानेंट नंबर देना होगा। उसमें एक ड्रॉप डाउन मेनू है जो पूछता है कि भाई मान लीजिए भीलवाड़ा का डीलर है और परचेजर जोधपुर का है, तो भीलवाड़ा का डीलर जो बिलिंग करेगा, बिलिंग करने के बाद वो टीआरसी इशू नहीं करेगा जोधपुर की। अब उसको ये करना है कि सीधा वो ड्रॉप डाउन मेनू में जाएगा, वो किस जिले का वो नागरिक रहने वाला नागरिक जो अप्लाई कर रहा है वो है, उसमें चूज करेगा। चूज करके जो प्रोसेस वही है कि उसको वीआईपी नंबर चाहिए या नॉन वीआईपी नंबर चाहिए, प्रोसेस वो का वही है। लेकिन आप एक ही जगह से बैठ करके पूरे राजस्थान में कहीं का भी नंबर दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि टीआरसी बिल्कुल इशू नहीं करेंगे। अगर वो सिस्टम पे जनरेट नहीं हो रही है तो मैनुअली तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। विद इन स्टेट अगर गाड़ी जा रही है तो आप उसमें बिना पंजीयन के गाड़ी नहीं देंगे और नंबर देके गाड़ी देंगे और नंबर प्लेट लगा के गाड़ी। मैं सिर्फ इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब आप वाहन की साइट खोलेंगे उसके अंदर में फर्स्ट, जैसे ही आप वाहन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप वाहन में जाते हैं तो वो फर्स्ट चीज आपसे पूछेगा कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी को रजिस्टर कराना है। वो पहला स्टेप है उसके अंदर में। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपको नॉर्मल नंबर चाहिए या आपको वीआईपी नंबर चाहिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जो ऑप्शंस जो आप सिलेक्ट करते हैं वो ऑप्शन सिलेक्ट आप प्रॉपर तरीके से करें। क्योंकि अगर आपने उसमें कोई भी ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी आपको जोधपुर रजिस्टर करनी है लेकिन आपने उसको फर्स्ट ऑप्शन में आपने उसको अपना अलवर सिलेक्ट कर लिया गलती से, तो वो फंस जाएगी रजिस्ट्रेशन। फिर उसमें सिर्फ आगे जाकर के आपको सिर्फ अलवर के नंबर के ऑप्शन आएंगे, फिर दिक्कत आएगी आपको रजिस्ट्रेशन करने में। फिर उसको रिवर्ट करना पड़ेगा, उसको पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक बार आपको कैंसिल करके फिर दोबारा करना पड़ेगा, विच इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। दूसरा, आज की डेट के अंदर में हम सबका, मतलब अगर मैं बात करूं राजस्थान के पूरे डीलर्स की, ये प्रैक्टिस है कि हम जिस दिन गाड़ी डिलीवर होती है उसी दिन हम वाहन के अंदर में एंटर करते हैं, कस्टमर शोरूम पे बैठा होता है, तभी हम गाड़ी को रजिस्टर करते हैं, व्हीकल्स को रजिस्टर करते हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, हमें अब ये जो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। हमें एक दिन या 2 दिन पहले कस्टमर को शोरूम में बुला करके और ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। डिस्क्लेमर उससे साइन कराना पड़ेगा। एक बार कस्टमर ने डिक्लेरेशन साइन कर दिया, डिस्क्लेमर साइन कर दिया कस्टमर ने, तो उसके बाद कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन गाड़ी आप रजिस्टर करेंगे क्योंकि आपको एचएसआरपी आने के अंदर में भी एटलीस्ट, अगर आप सुबह रजिस्टर कर रहे हैं, कई जो बड़े जिले हैं उसके अंदर में शाम तक एचएसआरपी आ जाती है, जो छोटी जगह है उसके अंदर में एक दिन बाद एचएसआरपी आती है। तो आप उसको एचएसआरपी लगा करके ही गाड़ी अगर आप देना चाहते हैं कस्टमर को, तो आपको कम से कम ये जो प्रक्रिया है इसको एक दिन पहले आपको शुरू करना पड़ेगा। दैट इज वन रिक्वेस्ट। सेकेंड, आज पहले अगर हम कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी देते थे और कस्टमर को कोई वीआईपी नंबर लेना होता था, कस्टमर हमारे यहाँ से टीआरसी में गाड़ी लेके जाता था और वहां जाकर के वीआईपी नंबर अप्लाई करता था। वहां जाकर के 100% कस्टमर को दिक्कत होती थी, क्योंकि जब वो कस्टमर आरटीओ ऑफिस में जाएगा उसको सुविधा शुल्क भी देना पड़ेगा और उसको प्रॉब्लम्स भी आती थी, रजिस्ट्रेशन टाइम भी लगता था अननेसेसरीली, नई गाड़ी को दोबारा से इंस्पेक्शन भी कराना पड़ता था उसको। अब आपको कोई इंस्पेक्शन नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। लेकिन अगर कस्टमर को फॉर एग्जाम्पल
उदयपुर का कस्टमर है, उसको वो जयपुर से गाड़ी खरीद रहा है, अगर उसको उदयपुर के अंदर में कोई वीआईपी नंबर लेना है तो सेम प्रोसेस है। आपको उसको जयपुर से आपने जब आपने सिलेक्ट करा, पहले आपने उदयपुर सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने वीआईपी नंबर सिलेक्ट करा, फिर आप वीआईपी नंबर में आप उसका वो वीआईपी नंबर की पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे। वीआईपी नंबर हमें सबको पता है कि बुधवार को ही अप्रूव होता है, बुधवार से पहले अप्रूव नहीं होता है। तो आप उसकी गाड़ी बुधवार से पहले डिलीवर नहीं कर सकते। बुधवार शाम को जब डीटीओ अप्रूव कर देगा फाइल को, जब नंबर उसका ऑप्शन से बाहर निकल जाएगा और नंबर उसको कस्टमर को अलॉट हो जाएगा, उसी के बाद आप गाड़ी डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने गाड़ी का पूरा टैक्स जमा कर दिया, इंश्योरेंस कर दी, अब हमें डिलीवर करने में क्या तकलीफ है? सबसे पहली चीज, आपने टैक्स जमा कर दिया, इंश्योरेंस कर दी, लेकिन नंबर नहीं है, हमने कौन से नंबर पे गाड़ी डिलीवर करेंगे? पहली चीज, क्योंकि जो नंबर कस्टमर अप्लाई कर रहा है कोई जरूरी नहीं है उसको वो नंबर मिले। अगर दो आदमी आ जाते हैं ऑप्शन के लिए तो ये भी हो सकता है वो नंबर उसके हाथ से निकल जाए, 3 दिन वेट करो। तो आपको वो नंबर नहीं लगा सकते आप उसकी गाड़ी के अंदर। दूसरी चीज, जब गाड़ी वेडनेसडे को जब नंबर अप्रूव होगा तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, जो आरसी पे जो डेट आएगी वो उस वेडनेसडे की आएगी। अगर मैं सैटरडे को या मंडे को या थर्सडे को ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट कमिंग वेडनेसडे है वो नेक्स्ट कमिंग वेडनेसडे की उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी। अगर इस डेट के दौरान बीच में अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो इवन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी आपको गाड़ी का। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और इसमें एज अ डीलर अगर हम अपनी बात करें, अपना हित देखें इसके अंदर में, ये हम सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम सब फॉलो करेंगे तो कस्टमर ये नहीं कहेगा साहब दूसरा बंदा तो मेरे को बिना HSRP की गाड़ी दे देता है, बिना रजिस्ट्रेशन के दे देता है, आप नहीं दे रहे हैं। अगर हम सारे नियम फॉलो कर रहे हैं तो हम वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। हमें कोई भी आरटीओ या डीटीओ आकर के परेशान नहीं करेगा आगे जाकर के। दूसरी चीज, अगर हम 1 या 2 दिन ये पहले की सारी प्रक्रिया कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कस्टमर को रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया तो मार्जिन मनी पूरा जमा करा दे, लोन के फॉर्मेलिटीज पूरी कर दे, बैंक का पैसा भी हमारे पास टाइमली आ जाएगा, गाड़ी हमारे पास में अगर अवेलेबल है, गाड़ी हमारे पास में खड़ी है, तो हमारे पास में जो पेमेंट भी है वी कैन इवन गेट दी पेमेंट अर्लियर। तो हमारे को ब्याज के ऊपर में और बाकी चीजों में भी हमारे को इसमें बचत होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे हम पूरा का पूरा नियम भी फॉलो कर रहे हैं और हमें इसमें कोई आगे जाकर के प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मेरे इसमें ये कहना था, जैसे अभी साईं जी ने बताया आपको, अब जो सारा फोकस हमारा होगा जो फॉर्मेलिटीज नॉर्मल कोर्स में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ये रहा है कि हम लोग जितना फोकस रहते हैं उसके लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, उसके मार्जिन मनी के उसमें, अब जब ये प्रोसेस चालू करते हैं उस समय उससे कुछ चीजें पहले ही पूछ लें, उससे पहले पूछ लें कि तेरे को नंबर कौन सा चाहिए, वीआईपी चाहिए कि नॉन वीआईपी चाहिए। प्लस जो, क्योंकि ये सिस्टम ये कहता है कि जो ही आप उसका डेटा पंच करेंगे, पंच करते नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो जो फाइनेंसिंग का प्रोसेस जब आप चालू करते हैं उसमें ही अपने जो ऑफिस में आपका जो डील करता है बंदा, उसको आप बोल के रखेंगे भाई इसकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी की जो भी 3-4 चीजें हैं उसको पूछ ले, नंबर कौन सा चाहिए, वीआईपी नंबर चाहिए, नॉर्मल नंबर चाहिए, एड्रेस प्रूफ उसका, क्योंकि उसका दायित्व इंश्योरेंस और एड्रेस प्रूफ 2 डॉक्यूमेंट वो देगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इशू करते हैं, चाहे वो फॉर्म नंबर 20 में एप्लीकेशन हो, चाहे 21 नंबर हो, चाहे 22 हो, चाहे 22A हो। तो आप सिर्फ ये थोड़ा सा एक्सपीडाइट कर लीजिए कि 2-3 दिन पहले, जैसा अभी साईं जी ने बताया कि पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर लें, क्योंकि जो ही आपने एक बार नंबर जनरेट कर दिया उसके बाद वो नंबर चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, चाहे दिल्ली बात कर लें NIC में, चाहे जयपुर बात कर लें, दैट नंबर विल नॉट बी चेंज। सेकेंडली, जिला चूज करने में भी आप सावधानी बरतें कि भाई जिला ऐसा नहीं है कि जोधपुर का नंबर आपका इशारा था आदमी और आपने अलवर का नंबर दे दिया। तो ये थोड़ी सी स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आएगी, पर चूंकि एक बार आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और आपको जो सरकारी जो ऑफिस में धक्के खाने पड़ते थे एटलीस्ट आप उससे बचेंगे और एक स्मूथ सिस्टम हमारा बन पाएगा। और हम एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं कि ये थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे कि हम किसी भी सूरत में अनरजिस्टर्ड गाड़ी नहीं दें। मतलब वैसे भी अनरजिस्टर्ड का चांस कम हो गया है, क्योंकि जो ही आप किसी नंबर डालेंगे इंस्टेंटली नंबर जनरेट हो जाता है, तो नंबर तक तो आ गया। अब सिर्फ प्रॉब्लम है उसकी नंबर प्लेट बनाना और उसको नंबर प्लेट जारी करना। अभी इसमें एक सवाल कोई कोटा से पूछा है किसी ने, कोटा से गाड़ी देने पर जयपुर के कस्टमर को जयपुर नंबर दे सकते हैं, उसकी आरसी कहाँ से मिलेगी? तो इसमें हम ऐसा जवाब दे चुके हैं कि कोटा से गाड़ी अगर दी है और जयपुर का कस्टमर है तो आप कोटा से ही जयपुर का नंबर
वाहन सॉफ्टवेयर पे जाके दे सकते हैं। जहां तक आरसी का प्रश्न है, आरसी वो आरटीओ ऑफिस जयपुर से व्यक्ति कलेक्ट करेगा। तो इसमें आपको देखो दो फायदे हो गए। एक तो ये कि आपने नंबर दे दिया, सेकेंडली इंस्टेंटली आप उसको हाई सिक्योरिटी प्लेट भी जारी कर देंगे वहीं से। जो अभी जो सिस्टम था उसमें था कि टीआरसी दे रहे थे, फिर आदमी आरटीओ ऑफिस जाता था, फिर वो वहां वापस नंबर प्लेट लेने के लिए ओरिजिनल डीलर क्या जा रहा था। तो इससे समाधान हो गया कि अगर आपने बाहर का नंबर भी दिया है तो भी HSRP आप हाथों हाथ उसको दे सकते हैं, ताकि उसको वापस नहीं आना पड़ेगा। और वो जो एक फॉर्मेलिटी है कि डिस्प्ले करके देना है, शोरूम छोड़ना, वो फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। आरसी वो कलेक्ट कंसर्निंग आरटीओ ऑफिस से करेगा जहां का उसने ऑप्शन दिया। तो हंस कुमार जी, जैसे अभी आपने समझाया और साहिब भी बता रहे थे, मतलब ये क्लियर हो गया है, इससे प्रोसेस इजी हुआ है, पर उसके साथ साथ हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो बड़ी हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नियम है उसको हम प्रॉपर फॉलो कर सकें, नंबर प्लेट के बिना गाड़ी नहीं दें, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। और वो नंबर प्लेट तभी लगेगा जब नंबर जनरेट होगा, और स्पेशली जो वीआईपी नंबर्स हैं या कोई ऑक्शन के नंबर्स हैं जो हमने स्पेशल नंबर्स चूज किए हैं, उनका हम ध्यान से टाइम से प्रोसेस पूरा करें, ताकि देते समय हमारे नंबर प्लेट के साथ हम गाड़ी दे सकें। उसमें एक चीज और मेरे है कुछ डीलर भाइयों को एक बात और भी थी कि कई जगह नंबर प्लेट बनने में एक आध दिन का टाइम लगता है, तो उस टाइम को भी हम लेते हुए चले और कस्टमर को अपना डिलीवरी पीरियड उस हिसाब से समझाएं और बताएं। यही बात मैं समझना चाहूंगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें आप अगर एक बार कस्टमर को कह देंगे ना कि भाई वीआईपी नंबर लेगा, तो मिनिमम 4 दिन 5 दिन जो लगने हैं, क्योंकि जो प्रोसेस सरकार का है वो शायद है कि फ्राइडे के ऑनवर्ड जो है एप्लीकेशन सबमिट होती है, और बुधवार को फाइनल तय होता है कि ये नंबर कोई बिडर तो नहीं आ गया है, या बिडर के बाद फाइनल जो बिड के बाद कौन उसका क्लेमेंट होगा। थोड़ा सा जो अभी आदमी जो मार्केटिंग में जो बैठा है वो ये समझा दे कि अगर आप वीआईपी नंबर ले रहे हैं तो मिनिमम कितने दिन का टाइम लगेगा, उससे पहले मैं गाड़ी नहीं दूंगा। नंबर फाइनल होगा, फाइनल होने के बाद प्लेट बनेगी, प्लेट बनने के बाद में प्लेट को आपको गाड़ी पे डिस्प्ले करके ही छोड़ूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप यूज्ड हो जाएंगे तो एटलीस्ट जो आरटीओ ऑफिस का जो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार निरंकुश तरीके से भी काम करते हैं, कई बार मतलब बोनाफाइड एक्शन में भी कई बार गलती कर लेते हैं कि उनको लगता है कि इन्होंने गलती कर ली। अगर डॉक्यूमेंट्स में आप पूरे, तो एटलीस्ट अगर कोई आपके साथ कोई एडवर्स ऑर्डर भी पारित करता है आपके खिलाफ, तो अपील में जाकर के 2-4 बाद में उस ऑर्डर को सेट राइट भी करा जा सकता है। और सिर्फ 19 नंबर फॉर्म है जो पहले से है, आज नया नहीं है। 19 नंबर फॉर्म राइट फ्रॉम 1951 है, और उसमें चूंकि अब तक वो मैनुअल था, ये था, लोकल आरटीओ ऑफिस से थोड़ा सा रेपो हो जाता है उस चक्कर में वर्द। लेकिन अब चूंकि ये सख्ती हो गई है और रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को ये पाबंद कर दिया है कि आपके शोरूम पे भी नहीं आएगा, वो अगर उसको देखना है स्टॉक तो वो ऑनलाइन जाके देखेगा। इनवेरिएबली इंस्पेक्टर नहीं आएगा, आएगा तो यदा कदा आएगा, उसमें आप इन्वेंटरी चेक करेगा। वो नियम आ रहा है, अभी नहीं है वो नियम इन एग्जिस्टेंस, लेकिन जल्दी आ जाएगा। बेसिकली सिर्फ ये 19 नंबर फॉर्म को मेंटेन करिए। अनरजिस्टर्ड गाड़ी तो आप देने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि आप उसका जो डेटा डालोगे तो नंबर तो जनरेट हो जाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आ गया। जो खाली मिसिंग चीज है वो है डिस्प्ले ऑफ HSRP और मोटर व्हीकल। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और आपके संकटों का भी समाधान हो जाएगा। इसमें कुछ सवाल आ रहे हैं शायद। हाँ, इसमें एक चीज और जो क्लियर की गई है कि जिस जिले का हम या जिस आरटीओ का हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है, आरसी उसी आरटीओ से मिलेगी, और जो ग्राहक है उसने जाके कलेक्ट करनी है। इसके साथ साथ एक चीज और, अगर हंस कुमार जी आप क्लियर कर सकते हैं, जो अभी नए नियम आए हैं उसके हिसाब से क्या प्रिंटेड आरसी होना जरूरी है, या हम डिजिटल डॉक्यूमेंट से भी काम चला सकते हैं? एक्चुअली जो नया लॉ है ना, इसमें तो ये जो नियम है तो ये कर दिया कि आप जो ही डालेंगे तो प्रिंट वो डिजिटल निकाल सकते हैं, पर इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए अभी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी स्मार्ट कार्ड बेस्ड आरसी का प्रोविजन कर रखा है। तो कुछ स्टेट्स में तो जो हम लोगों ने जानकारी ली थी उसमें ये कर दिया है कि जैसे वेस्ट बंगाल में ये कर दिया है कि वो जो ही नंबर जनरेट होता है आप उस पे इसमें डिजी लॉकर से आरसी डाउनलोड कर लें। तो ये हम अभी जो FADA का जो एजेंडा है उसमें हम ये आने वाले टाइम में ही रख सकते हैं सरकार के पास अपना ये रिक्वेस्ट, कि जब सारा का सारा डेटा वाहन सॉफ्टवेयर के ऊपर है, और चेकिंग के दौरान भी जब ये आजकल पॉस मशीन आ गई है, उसमें जब जो गाड़ी का नंबर डालते हैं सारा डेटा ऑटोमेटिकली वहां से आ जाता है। पहले स्मार्ट कार्ड के पीछे लॉजिक ये थी कि स्मार्ट कार्ड के ऊपर एक चिप थी और उस चिप के अंदर बाकी डेटा था, कि बहुत सारा
गाड़ी का डेटा जो उसका विजिबल फॉर्म था आगे पीछे का, उस पर नहीं आता था। बहुत सारे पर्टिकुलर्स थे कि एक्सिल वेट क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, उस टाइप की चीज अंदर थी। कलर क्या है, उसकी इंजन की हॉर्स पावर क्या है। तो अब चूंकि ये सारा डेटा वहां उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब शायद स्मार्ट कार्ड बेस्ड आरसी का कोई महत्व नहीं, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रूल बना रखा है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी में दे रही है, नेक्स्ट स्टेज में हम वी कैन रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट टू डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्मार्ट कार्ड बेस्ड आरसी, एंड द पेपर बेस्ड आरसी कैन इक्वली सर्व द पर्पस जो आज स्मार्ट कार्ड बेस्ड आरसी दे रही है। लेकिन आज की तारीख में तो हमारे को लेना पड़ेगा जब तक सरकार उसको नियम को बदलती नहीं। जी, एक और चीज जो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्रोसेस वीआईपी नंबर और इसका पुराना जैसे था वही कंटिन्यू है। ओनली थिंग इज हमें डिस्ट्रिक्ट और आरटीओ सही चुनना है। The only thing which has changed is कि आपको अब बाहर के आरटी ऑफिसेस के नंबर भी देने की छूट मिल गई है। पहले आप सिर्फ अपने जिले की दे रहे थे और जिले के बाहर के लिए टीआरसी दे रहे थे। तो लेकिन आप टीआरसी देते टाइम भी आपको ध्यान होगा कि आप वन टाइम टैक्स ले रहे थे जी। वन टाइम टैक्स आप उस जिले का ऑप्शन खोल करके उस जिले के खाते में वन टाइम टैक्स जमा करा रहे थे। अब वो वन टाइम टैक्स तो जा ही रहा है, उसके अलावा सिर्फ आपको उस जिले का ऑप्शन लेकर के नंबर अलॉट करना है। द एंटायर रिमेनिंग प्रोसेस रिमेन्स द सेम जो एज ऑन टुडे जो है। जी जी जी। इसमें मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ डीलर्स पूछ रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स डीलर इज नॉट ऑथराइज्ड। तो जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं विच आर फुली बिल्ड अप, उनके लिए भी यही नियम लागू होता है। लेकिन अभी जो हमने ऑर्डर लिया है, लेटेस्ट जो भी ऑर्डर आया हमारा, ये सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स पे लागू है, ये कमर्शियल व्हीकल्स पे नहीं है। कमर्शियल व्हीकल्स का भी आप सारा काम कर सकते हैं, सिर्फ लास्ट की जो स्टेज है वो अभी इन्होंने डीटीओ ऑफिस में रखी हुई है। हमारी बात ऑलरेडी हुई है कमिश्नर ऑफिस के अंदर में। वी आर एक्सपेक्टिंग प्रोबेबली इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट मंथ तक हम ये भी कर पाएंगे कि आपका सारा का सारा जो कमर्शियल व्हीकल्स फुली बिल्डअप, जो फुली बिल्डअप कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर से आता है, जिसमें कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं होती है, कोई बॉडी बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसका भी जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी डीलर के पास आ जाएगा पूरे स्टेट के अंदर में। वो भी जैसे नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल है वैसे ही वो भी नंबर इशू कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर में जो फिटनेस है वो पहले 2 साल की इट इज डीम्ड फिटनेस। तो आपको फिटनेस के लिए आरटीओ इंस्पेक्शन कराने की जरूरत नहीं है उन गाड़ियों के लिए। एक चीज और जस्ट टू क्लियर कि बाहर जो स्टेट के बाहर गाड़ियां जा रही है वो तो पुरानी प्रक्रिया टीआरसी के हिसाब से ही जाएंगी। यस, ये क्लैरिटी पुराने में ये है कि क्योंकि स्टेट के बाहर की टीआरसी की पावर सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर है जी। विद इन स्टेट की जो पावर थी वो खत्म हो गई। और विद इन स्टेट में सिर्फ उन गाड़ी की टीआरसी बनेगी जिन गाड़ियों पे चेसिस या बॉडी बिल्डअप होनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए टाटा का डीलर है और वो उसने चेसिस बेचा है और उस पर बॉडी बननी है, इन केसेस में तो टीआरसी इशू होगी, चाहे वो विद इन स्टेट में बेच रहा हो चाहे कहीं बेच रहा हो। अब सिर्फ स्टेट के बाहर जो गाड़ी जा रही है उसमें टीआरसी की जरूरत होगी और विद इन स्टेट में जरूरत नहीं है। और पुराना प्रोसेस जो था वो अपना कंटिन्यू रहेगा। हाँ, वो कंटिन्यू करेगा। जो अभी एक मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ उसमें आपने पूछा है कि आपने 8 मई को टीआरसी इशू करा था, अब कस्टमर को नंबर कहाँ से इशू होगा? तो जिस डीलर ने टीआरसी इशू करा था अगर वो स्टेट का ही डीलर है तो वही उस कस्टमर का नंबर इशू कर सकते हैं। नहीं, आप वाहन में खोल के देखेंगे नहीं सर, वो जो जारी होगी ना टीआरसी चालू होगी, कोई दिक्कत नहीं, जारी होने पे तो वही जाएगा ना। नहीं जाएगा। अच्छा, ये इन्होंने क्या करा है, जो भी आपके 12 तारीख से पहले के जो पेंडिंग थे उसको भी उन्होंने डीलर पे मूव कर दिया है। तो आपने अगर कोई भी टीआरसी करी है उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन जो है वो डीलर पॉइंट में ही कर सकते हैं। उसका नंबर अगर आप देखेंगे आपको आपके वाहन सॉफ्टवेयर में वो गाड़ी दिखेगी, आप उसको वहां से ही रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रजिस्टर करने के अंदर में। मैंने कहा टॉप टू एक बार ये वापस आप पॉइंट रिपीट करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 12 तारीख को बुधवार को जब हम 12 तारीख को बुधवार था ना शायद, मतलब जिस दिन भी ये नया जो नियम चालू हुआ था राजस्थान के अंदर में, इन्होंने नया नियम का जो बटन है वो अप्रोक्सीमेटली कोई 3:30-4 बजे के आसपास दबाया था। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो उससे पहले की जितनी भी गाड़ियां थी, जो भी पेंडेंसी थी हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उस दिन बुधवार को हमने अगर सुबह कोई गाड़ी रजिस्टर करने के लिए उसका प्रोसेस किया, डिस्क्लेमर निकाला,
जब तक कस्टमर से डिस्क्लेमर साइन होकर के हमने वापस अपलोड किया और उसका टैक्स जमा कराया, तब तक वो बटन दब चुका था और नया सिस्टम लागू हो चुका था। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपकी जो स्क्रीन है वो पेमेंट वेरीफाई नहीं कर पा रही होंगी। आप जब पेमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे थे वो सारी गाड़ियां पेमेंट वेरिफिकेशन में अटक गई थी। कल जब हम गाड़ियां रजिस्टर कर रहे थे, कल हमारी इनफैक्ट जो नई गाड़ियां भी जो रजिस्टर कर रहे थे वो भी सारी पेमेंट वेरिफिकेशन पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी। कल रात को मैंने सारे ग्रुप्स में मैसेज डाला है, कल ये इन्होंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। तो जितनी भी आपकी पेंडिंग गाड़ियां हैं ये प्रोसेस इंप्लीमेंट होने से पहले की प्लस जो कल की गाड़ियां हैं उन सब के अंदर अब आप अपना वाहन पे अगर जाएंगे आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी और आप उसके नंबर्स इमीडिएटली कस्टमर्स के अप्रूव करके अलॉट कर दीजिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके खुद के आरटीओ के भी नंबर्स जो हैं और जो आपने टीआरसी पे कहीं और गाड़ी जो भेजी थी उनके लिए भी है। मैं ये कह रहा हूं विद इन द स्टेट के बाहर का प्रोसेस टीआरसी का जैसे पहले होता था वैसे ही रहेगा। विद इन द स्टेट टीआरसी की जरूरत नहीं है। और आपने पिछले कुछ दिनों में जो आपके पेंडिंग नंबर जनरेशन हुए हैं या टीआरसी इशू की है, एक बार आप सभी डीलर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने सिस्टम्स को चेक करें और जो भी पेंडिंग है उनको कंप्लीट करें। यही बात है, सही सर? हाँ, इसमें एक क्वेश्चन भी है कि जोधपुर से शिमला के लिए अगर गाड़ी दी है तो क्या प्रोसेस होगा। तो इसमें जो भी आपने मिस्टर शाह ने समझाया वही प्रोसेस है कि जो पहले सिस्टम चल रहा था कि स्टेट के बाहर अगर गाड़ी जा रही तो टीआरसी भी जाएगी और वही सिस्टम कंटिन्यू करेगा जी। इसमें अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, शार्विक टू प्लीज क्वेश्चन पढ़ ले, तब तक मैं एक और पॉइंट लेता हूं। तो because there are lot of questions। नहीं तो अभी हंस कुमार जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि जिस टाइम हम कस्टमर की बुकिंग ले रहे हैं हमें अपनी पूरी सेल्स टीम को के साथ बैठ करके मीटिंग करना पड़ेगा, उनको ये हैंड होल्डिंग करके उनको समझाना पड़ेगा कि अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे है। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है, सेम सिटी की गाड़ी है तो भैया तुम एक दिन पहले करा ले। अगर कस्टमर कोई वीआईपी नंबर लेना चाह रहा है, सेम सिटी में किसी दूसरी सिटी में भी वीआईपी नंबर लेना चाह रहा है, तो आपको उसको पहले से बताना पड़ेगा कि बॉस फाइल मंडे तक लगेगी, जो भी फाइल मंडे तक लगेगी उसका नंबर बुधवार तक अप्रूव होगा और एक बार नंबर अप्रूव हो जाता है तो हम उसके बाद शाम को ही आपको गाड़ी दे पाएंगे या थर्सडे को गाड़ी दे पाएंगे जब नंबर प्लेट आ जाएगी। क्योंकि जब आपका नंबर अप्रूव होगा उसके बाद ही आप नंबर प्लेट का प्रोसेस करेंगे एचएसआरपी का, और नंबर प्लेट आपकी फिर थर्सडे को आएगी तो हम उसको थर्सडे को ही गाड़ी देंगे। जो हंस कुमार जी ने फरमाया अगर हम बुकिंग के टाइम पे ही कस्टमर को ये सारी चीजें बता दें तो, क्योंकि ये नया प्रोसेस है, कस्टमर्स की आदत नहीं है। कस्टमर की आदत है एक बार उसने पैसे दे दिए तो वो रुकता नहीं है, तो हमें उसको पहले से ही समझाना पड़ेगा बॉस कि आज की डेट के अंदर में ये नए प्रावधान है, ये नया प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज एचएसआरपी अगर आप नहीं लगा करके दे रहे हो, कोई भी आरटीओ 1 सेकंड लगा करके, 1 सेकंड लगता है उसको, वो आपकी डीलरशिप में ये पता कर सकता है कि आपने कितनी गाड़ियां डिलीवर करी हैं जिसमें आज तक एचएसआरपी नहीं लगी। क्योंकि जैसे ही आपकी एचएसआरपी बनकर के आती है, आपका जो वेंडर है, आपका वेंडर वाहन के अंदर में उसको डालता है और उसके वो जो अपना लेजर कोड है वो आ जाते हैं। उसके बाद आप फिटमेंट अप्रूव करते हो उसकी अपने यहाँ पर, फिर उसकी आरसी प्रिंट होने जाती है। सो हर चीज कंप्यूटराइज्ड है। हमें ये नहीं सोचना है कि साहब आरटीओ को कैसे पता चलेगा हमने नंबर प्लेट लगा करके दी या नहीं दी, 4 दिन बाद दे देंगे, 10 दिन बाद दे देंगे। आरटीओ को पता है बॉस कि अगर आपने गाड़ी का नंबर जनरेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, और अगर 10 दिन तक उसकी एचएसआरपी वाहन पे अपलोड नहीं हुई है, वाहन पे अप्रूव नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपने गाड़ी डिलीवर करी हुई है बिना एचएसआरपी के। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज नए नियम को अपने को फॉलो करना है। नया नियम हमारी कन्वीनियंस के लिए है, कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए है। जैसे अपना अगर कस्टमर बाहर की सिटी का था, उसमें वो टीआरसी लेकर के जाता था, फिर एचएसआरपी हम बनाते थे, फिर वो हमारे पास दोबारा गाड़ी लेकर आता था, फिर हम एचएसआरपी लगाते थे। या हम बिल्कुल ही रिस्क लेकर के एचएसआरपी या तो हम अपने बंदे को भेजते थे उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, भैया तू लगा करके, उसकी एक अलग से कॉस्ट हम बेयर करते थे। और जब हमें आज की डेट के अंदर में आरटीओ ऑफिस में जाना ही नहीं, हमें ना तो फिजिकल फाइल सबमिट करनी है आरटीओ ऑफिस में, फिजिकल फाइल हमारी वापस कस्टमर को दे देंगे। और राजस्थान इज वन ऑफ दी स्टेट्स जिसके अंदर में ये होता है। एंड इट हैज हैपेंड क्योंकि हंस कुमार जी ने हमारा मार्गदर्शन किया इसके अंदर में। उन्होंने बताया कि साहब आईटी का नियम है, सर गलत नहीं हो तो 2020 का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसके अंदर में अगर आपने कोई भी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट दे दिया
तो आपको हार्ड डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं है। अभी बड़ी सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो राजस्थान को कॉपी करना चाहती हैं, वहां पर हर 7 दिन में आपको आरटीओ में जाके फाइल जमा करानी है, या हर बिना फाइल के नंबर अप्रूव नहीं हो रहा, बिना फाइल के नंबर अप्रूव नहीं हो रहा। तो हमारे यहाँ तो हम एक ऐसे स्टेट के अंदर में है जो कि बहुत ही जो नए रूल आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम इन नए रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा तो एक आप सुझाव यही है कि एक फॉर्मेट बना लें, उसमें आप लिख लें कि भाई वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन ऑर्डिनरी नंबर या वीआईपी नंबर टिक करवा लें। फिर आप लिख लें कि आपको किस जिले का नंबर चाहिए, वो जिला से भरवा लें, उसके नीचे साइन और डिस्क्लेमर के रूप में लेकर साइन करवा लें, ताकि कल को वो ऐसा नहीं हो उसने खुद ने जोधपुर का है, आपने जोधपुर का नंबर दिलवा दिया, बाद में कैसा मुझे तलवर का नंबर चाहिए था। तो बेटर ये कि एक फॉर्मेट जो डिस्क्लेमर जो आप जिस पर साइन कराते हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, उसमें 2 चीज और ऐड कर लें कि आपको नंबर ऑर्डिनरी चाहिए या वीआईपी नंबर चाहिए। वीआईपी नंबर चाहिए तो कौन सा नंबर चाहिए, और उसी में एस्ट्रिक लगा के लिख दे कि वीआईपी नंबर के केस में आपको 5 दिन या 6 दिन इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले गाड़ी नहीं मिलेगी। और अगर ऑर्डिनरी नंबर चाहिए तो ठीक ऑर्डिनरी नंबर के लिए है। तो आप सीधा फॉर्मेटिंग भी चेंज कर लें, उसके साइन भी करवा लें, ताकि कल को कोई कंज्यूमर फोरम में या कोर्ट में कोई अगर विवाद होता है, कुछ जाता है, तो एटलीस्ट यू आर ऑन द सेफर साइड। एक इसमें क्वेश्चन आया कि as per your meeting HSRP not fitted at the time of delivery of vehicle and dealer taken declaration from customer, then who is responsible? बॉस रिस्पॉन्सिबल तो डीलर ही होगा, क्योंकि HSRP लगाने की जिम्मेदारी ये डीलर की होती है, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कस्टमर तो चाहेगा, मैं टेररिस्ट हूँ, मैं आपसे गाड़ी ले रहा हूँ, मैं तो चाहूंगा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी दे दो, जाकर के उस गाड़ी से किसी को ठोकाऊंगा, नंबर लगा ही नहीं हुआ उसके ऊपर, में किसको पकड़ोगे आप जाकर के। तो नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी तो डीलर की ही रहेगी। कमर्शियल व्हीकल में प्रोसेस पुराना वाला ही चलेगा हंस कुमार जी? कमर्शियल व्हीकल में क्या है कि मिस्टर शाह की कमर्शियल व्हीकल एक्चुअली आज की तारीख में क्या है कि ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं, आज की तारीख में जो कैटेगराइजेशन है वो है कि फुली बिल्ट अप व्हीकल एंड नॉन फुली बिल्ट अप व्हीकल। क्योंकि कुछ कमर्शियल गाड़ियां जो है वो फुली बिल्ट अप व्हीकल में भी कवर हो जाती है, जैसे अपने नॉन ट्रांसपोर्ट तो हो ही रही थी, स्कूटर मोटरसाइकिल कारें। कुछ फुली बिल्ट अप व्हीकल जैसे टैक्सी कैब है, डिलीवरी वैन्स हैं, या कंप्लीटली बॉडी बिल्ट बसेस हैं, मिनी बसेस हैं। नियम तो ये कहता है कि ये सारी की सारी पावर्स दे आर एट पार विद व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स एंड कार्स। पर कुछ स्टेट्स ने अभी इन चीजों को डेलीगेट नहीं किया है। अभी हम शायद राजस्थान में काफी एडवांस स्टेज में हैं, और जैसा भी साईं गिरधर जी ने बताया था कि इन प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एग्री कर लिया है कि ये पावर्स देंगे, नंबर भी जनरेट डीलर ही कर देगा। लेकिन शायद आरसी का कुछ इशू था, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया था। पहले ये इसलिए पावर नहीं आ पाती थी क्योंकि पहले ये कर रखा था कि फिटनेस आरटीओ ऑफिस से होती थी। अब ये कर दिया नए रूल्स में कि कंप्लीट फुली बिल्ट अप व्हीकल में जो फिटनेस है वो 2 साल के लिए होगी, और वो डीम्ड होगी, मतलब आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर फुली बिल्ट अप व्हीकल है तो ये डीम्ड मान लिया जाएगा कि 2 साल के लिए फिट है। क्योंकि डीम्ड वाला नियम आया इसलिए अब ये इजी हो गया डीलर को ट्रांसफर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से वेरी सून द एंटायर प्रोसेस जो बिल्कुल फुली बिल्ट अप व्हीकल की जो भी कमर्शियल गाड़ियां हैं वो सारी की सारी पावर्स मेरे ख्याल से विद इन अ मंथ और सो शायद ये डीलर्स को मिल जाएगी। पर अभी पुराने सिस्टम के हिसाब से आरटीओ में जाके ही वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। अभी वो फिलहाल उन्होंने वो एनेबल नहीं किया है, अदरवाइज लॉ तो ये कहता है कि फुली बिल्ट अप व्हीकल है तो पूरा पावर डीलर के पास ये नंबर जनरेट करने का। सो ऑल येलो प्लेट्स विल फॉलो द ओल्ड प्रोसेस, पुराना प्रोसेस येलो प्लेट्स के लिए फॉलो होगा। मतलब उन्होंने अभी क्या करा है, फॉर फुली बिल्ट अप कमर्शियल व्हीकल्स आप पूरा प्रोसेस तो आप नहीं करना है, उसको जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो वैसे ही करना है। जो लास्ट बटन दबाना है फॉर जनरेशन ऑफ नंबर वो उन्होंने डीडीओ के पास रखा हुआ है। वो अपने को पता है उसका कारण क्या है, बट वो भी उनको हटाना पड़ेगा, बिकॉज एज पर दी न्यू रूल्स फुली बिल्ड अप व्हीकल को आप जैसे प्राइवेट व्हीकल्स कर रहे हो वैसे ही आपको फुली बिल्ड अप कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर में भी सेम रूल अप्लाई होते हैं। उसके अंदर में आपको अलग से नहीं कर सकते आप। नहीं, हम लोगों ने मॉर्थ को भी लिख रखा है, क्योंकि ये वो नियम है जो थ्रू आउट द कंट्री कॉमन है, मतलब ऐसा ये स्टेट बेस्ड लॉ नहीं है, तो वहां भी हमने लिख के दिया। तो हो सकता है थोड़े दिन में मिनिस्ट्री भी शायद पर अभी एज ऑफ नाउ राजस्थान में ये लागू नहीं है। हाँ, नहीं एज ऑफ नाउ फॉर ऑल येलो प्लेट्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स जो पुराना प्रोसेस था उसी को फॉलो करना है। अभी जो ये बदलाव आया है ये खाली प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है।
I think this will answer a lot of questions that have been asked on the Q&A. काफी लोगों के सवाल थे इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए. I'm sure now इससे काफी चीजें क्लियर हो गई हैं. दूसरा एक अभी किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग रिफंड. हाँ, मैं आपसे यही कहने वाला था कि अपना जो एक नया लॉ, अपने जो नया अमेंडमेंट आया है, साहिद थोड़ा आप अगर उसके बारे में बता तो सकें. अभी आपने इसके अंदर में रिफंड का करा था, तो रिफंड का अभी कोई महीना पहले ही हमने रिफंड का राजस्थान के अंदर में एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर निकलवाया है कमिश्नर साहब से, जिसमें कि जैसे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट में आप अगर कोई भी चीज खरीदते हैं, आप अगर उसको वापस करते हैं, जो आपका रिफंड है, जिस भी मोड से आपने पेमेंट करी है, अगर आपने अपने बैंक से पेमेंट करी है आपको अपने बैंक में रिफंड मिल जाएगा. अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है आपको अपने क्रेडिट कार्ड में रिफंड मिल जाएगा. पहले जब हम होता था, हम अगर कोई कस्टमर का हमने कोई डबल टैक्स जमा हो गया गलती से, या कोई भी हमें रिफंड लेना है किसी भी कारणवश, तो हमें कस्टमर से 10 डिक्लेरेशन लेना पड़ता था, अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता था. आज की डेट के अंदर में आपको सिंपल जो आपका लोकल डीटीओ है उसको एक लेटर देना है, और डीटीओ की ही पावर है, डीटीओ और आरटीओ की पावर है, आपको कमिश्नर ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है. और जिस मोड से आपने उस गाड़ी का पेमेंट करा है, सेम उसी मोड से आपका पेमेंट आपको वापस आ जाएगा. उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, एक कस्टमर से आपको एडवांस में डिक्लेरेशन जरूर लेना पड़ेगा. तो वो उसका एक सेट फॉर्मेट बना ले. हर एक कस्टमर से जब आप गाड़ी रजिस्टर करते हैं तो एक पहले से ही उसे एक एडवांस डिक्लेरेशन लेकर के रख लें कि हम कस्टमर के बिहाफ पे ये आरटीओ का पेमेंट जमा करा रहे हैं. इन केस ऑफ एनी इश्यूज और इन केस ऑफ एनी रिफंड, दिस कस्टमर डजंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन डीलर गेटिंग दिस रिफंड. मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट तो आप चाहे रिफंड का केस आता है चाहे नहीं आता है, आप उससे साइन करवा लें, क्योंकि ये आपको पता लगेगा नहीं कि किस केस में डबल पेमेंट हो गई. तो आप अगर जो ही आप साइन करवा के रखेंगे तो आप दोबारा आपको उसको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कई बार क्या होता है, कस्टमर का भी नीयत फिर जाती है, कई बार वो परेशान भी कर सकता है. जिस समय आप रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं तो डिस्क्लेमर के साथ एक फॉर्मेट एक्स्ट्रा ये लगा दें कि भाई आपके केस में चूंकि आपका वन टाइम टेस्ट का पेमेंट मैंने अपने खाते से किया है, अगर किसी कारण से ये डबल जमा हो जाता है या इसमें कोई रिफंड की स्थिति आती है, तो मैं XYZ जो भी डीलर है उसको अधिकृत करता हूं कि वो इस पेमेंट को आरटीओ ऑफिस से रिफंड ले सकेगा. तो ऐसा करने से क्या है कि आपको उसको दोबारा कस्टमर को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जब भी आपको ऐसा लगे कि डबल हो गया तो उस डॉक्यूमेंट को आप यूज कर लें. सर, एक सवाल काफी लोगों ने पूछा है, जब हम ये भेज रहे हैं, जब टीआरसी और बिना टीआरसी के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कई जगह मांगे जा रहे हैं, कई जगह नहीं मांगे जा रहे हैं. इसके ऊपर कुछ स्पष्टीकरण आप कर सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट सेट जो है वो हमारे पास ही, डीलर के पास ही रहेगा? नहीं, उसके लिए तो ऑर्डर सरकार ने बहुत पहले निकाल दिया था, शायद 2018-19 में निकाल दिया था, जिसमें कहा था कि जो सेट ऑफ पेपर जब आरटीओ ऑफिस में जमा कराते थे वो अब आपका उस कस्टमर को देना है. तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली अभी लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि डीलर्स को, कि अगर आपने जयपुर में गाड़ी कस्टमर ने खरीदी लेकिन रजिस्ट्रेशन उसका भरतपुर का है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या हमने भरतपुर भेजने हैं डीलर ने या कस्टमर को देने? नहीं, आप जैसे प्रोसेस फॉलो करते थे आपको डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को ही देने हैं. कस्टमर से जो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट जो हम साइन कराते हैं वो वाहन पे अपलोड करना है और ओरिजिनल फाइल आपने कस्टमर को वापस कर देनी. हम ऐसा करेंगे. इसमें जो ऑर्डर निकला है ना स्टेट ऑफ राजस्थान का 2018-19 में निकला है जी, कॉपी या तो आपकी साइट होगी उस पे या आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर कर देंगे. उसमें साफ लिखा है कि आप वो जो सेट है वो उसको दे देंगे और वो एक अंडरटेकिंग लिख के देगा कि जब आवश्यकता होगी तो मैं इसको किसी न्यायालय में या जहां भी मांगा जाएगा पेश कर दूंगा. ठीक है, तो एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट हम एक बार सब डीलर से शेयर कर लेते हैं ताकि उसकी क्लैरिटी आ जाए. एक सवाल आ रहा है, प्लीज गाइड ऑन BH सीरीज बिकॉज ऑप्शन डिसअपीयर इन न्यू सिस्टम. मेरे ख्याल से आप सिस्टम राकेश जी आप दोबारा चेक करिए. जहां तक मेरे को अच्छी तरह से ज्ञान है, BH सीरीज का नंबर मैंने अभी बुधवार को ही इशू करा है, बट फिर भी चालू है ये आई थिंक वेरीफाई हुआ है, चालू है. BH सीरीज में जब आप नंबर दे रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कंपनी या जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में या जिस बिजनेस एंटिटी में वो आदमी काम कर रहा है उसके मिनिमम 4 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में ऑफिस होने चाहिए. और उसका एक सर्टिफिकेट आता है जो फॉर्म नंबर 62 या 63 है, उस फॉर्म में सर्टिफिकेट आएगा, वो कंपनी सर्टिफिकेट देती है कि वो व्यक्ति उनका एम्प्लॉई है
और उनकी कंपनी का कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में ऑफिस है। अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आईडी से भी ये बीएच नंबर आप दे सकते हैं। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अपने आईडी से मिल जाएगा, आईडी से मिल सकता है। हाँ। और अगर प्राइवेट सेक्टर में आदमी काम करता है तो एक फॉर्म नंबर 62 या 63 है शायद जी, उसमें एक सर्टिफिकेट देगी कंपनी की। ये बेसिकली मिनिमम 4 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में उसका ऑफिस होना चाहिए, तभी बीएच नंबर परमिसिबल है। हंस कुमार जी, इसमें काफी लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि अभी जो कैलकुलेट हो रहा था टैक्स, ये पोस्ट जीएसटी वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहा है, जबकि लॉ ये कहता है जीएसटी ये बीएच सीरीज का कि ये प्री जीएसटी चार्ज होना चाहिए। तो शार्विक, इसके लिए व्हाट आई रिक्वेस्ट इज, इंदिरा मैम एफएडीए सेक्रेटेरिएट दिल्ली से हैं, एंड इंदिरा मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसका आंसर आप करें, क्योंकि एमओआरटीएच में सेंट्रल गवर्नमेंट में आप फॉलो कर रहे हैं इसका, तो इसका आप ही जवाब दे तो बेटर है। ओके, so what MORTH has done now is that they have brought about a small modification. हिंदी में प्लीज, हिंदी में। अच्छा, MORTH ने अभी क्या जो चेंजेस लेके आए हैं कि अब ई वाहन में उन्होंने एक जहाँ पे एक शोरूम प्राइस दिया है OEM की तरफ से, उधर एक और आइकन उन्होंने क्रिएट कर दिया है विदाउट जीएसटी के लिए। दिस इज स्पेसिफिक, ये BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए है, और जब भी आप BH सीरीज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये बैकएंड से OEMs ये होमोलोगेशन के टाइम पे ये डेटा डाल रहे हैं विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी। विदाउट जीएसटी को हमने क्लिक करना है जब हम BH रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये डेटा मैम कब तक अपलोड हो जाना चाहिए? इट इज ऑलरेडी डन सर, इट इज ऑन ट्रायल। अभी भी जो आप कर रहे हैं तो मेनी प्लेसेस पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट। तो क्या मैम अभी आरटीओ डिपार्टमेंट में जहां टैक्स ज्यादा जमा हो गया है वो रिफंड हो सकता है? अभी नहीं है, जो भी चेंजेस आते हैं इट इज प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। तो जो पहले टैक्स जमा हो गया वो ज्यादा गया है वो जाएगा। एक चीज और मैडम, ये सवाल है कि अभी क्या हो रहा है, खाली 2 साल का सिलेक्शन आ रहा है, जबकि हम मल्टीपल ऑफ 2 साल में टैक्स जमा कर सकते हैं। तो किसी को अगर 6 साल या 8 साल का जमा करना है तो वो कर सकेगा अभी? That will have to be checked, sir. अच्छा, ठीक है, क्योंकि अभी वो सिस्टम में दिख नहीं रहा है, वो अभी खाली 2 साल का ही टैक्स जमा नहीं, BH सीरीज कैन बी ओनली डन फॉर 2 years। उससे लॉ का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 2 years लिखा हुआ है। हाँ मिस्टर शाह, यू आर राइट, इसमें है, लेकिन शायद अभी ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, इसको अपने सॉफ्टवेयर को एडिट करना पड़ेगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि द पोर्टल फॉर 2 years और इन मल्टीपल्स ऑफ 2 years एज द केस में बी। Because now BH series अभी implement हो रहा है, it is not, it will be done step by step. That is what MORTH is saying. Yes, it will take some time. अच्छा, another question, since we are talking on BH series में अभी कोई VIP नंबर की प्रोविजनिंग या प्रोसेस नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, पर अभी कोई प्रोसेस नहीं है। मेरे ख्याल से कोई बार भी नहीं है, अगर आप ट्राई करके देखें मेरे ख्याल से ऑप्शन आता होगा। नहीं, BH सीरीज के लिए नहीं है सर अभी ऑप्शन, कहीं स्पेसिफिकली बार तो किया नहीं है। हाँ। तो एक बारी नहीं, अभी है नहीं सर, अभी वो प्रोसेस डेवलप हो रहा है। एक्चुअली ये fancy number I'll have to check on the fancy numbers or the special numbers on BH series का, ये मुझे पता करना पड़ेगा कि whether they are going to implement it, because you know BH series में वो ये कह रहे हैं कि step by step ही वो कर रहे हैं। काफी स्टेट्स में ये अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जो भी टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं वो निकाल रहे हैं। सो आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर दैट। तो मेरे ख्याल से वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह गया है, वी विल ट्राई टू आंसर इट वन बाय वन। आपको इंडिविजुअली, आपको अलग से हम डायरेक्ट मैसेज करके आपको रिप्लाई कर देंगे। सर ये सजेशन है कि जैसे आपने बताया कि टीआरसी का नंबर भी डीलर ही अलॉट करेगा। नहीं, अभी आगे जाकर के कोई टीआरसी नहीं कटेगी। जो अभी तक हमने इस सिस्टम से प्रोसेस से पहले अगर कोई टीआरसी दे रखी थी तो उसका भी अब आपके पास ही मूव हो गया है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरसी है वो जहां आपने नंबर जनरेट किया, समझो बीकानेर में रह के जोधपुर का नंबर जनरेट हुआ है,
तो जोधपुर वाली भी आरसी बीकानेर में ही मिले, ये इनका सुझाव है, ये कहना चाह रहे हैं। ये तो इनकन्वीनियंस पैदा कर देगा ना। ये मान लीजिए मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ जोधपुर, तो वही स्थिति होगी कि मैं जैसे पहले HSRP की प्लेट लगाने के लिए वापस आता था, तब आप उसको RC को लेने के लिए वापस बुलाना चाहते हैं। दिस विल क्रिएट इनकन्वीनियंस फॉर द कस्टमर। ये तो पॉसिबल नहीं है, शायद वो मानेगा भी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मानेगी भी नहीं। बट ये नहीं, ये हमने चर्चा किया था, और जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस से हमें ये जवाब आया था कि ये नहीं होगा। जिस स्टेट में, जिस RTO में आपने नंबर जनरेट कराया है, आपको RC उसी RTO से जाके लेनी होगी। इसका प्रीमाइस ये है कि आप अगर जहां का नंबर जनरेट करा रहे हैं, आपकी गाड़ी वहां चलने वाली है, तो क्यों आप वापस इस जगह आना चाहते हैं? तो RC जनरेशन, स्मार्ट कार्ड जो आपको मिलेगा, वो जिस RTO में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वहीं से आपको RTO का ये मिलेगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, कैन वी जनरेट BH सीरीज नंबर इन बीकानेर? यस, आप BH सीरीज का नंबर कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बट BH सीरीज नंबर के लिए जो आपकी फाइल है, वो आपकी फाइल RTO जाएगी, DTO साहब फाइल चेक करके उसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद फाइल वापस आपके ऑफिस आएगी, फिर आप नंबर जनरेट कर सकते हैं उसको। बट BH सीरीज का नंबर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं में भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें लास्ट सवाल आया टोहास बुकलेट का। तो टोहास बुकलेट के लिए हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है। तो टोहास के लिए हमने, टोहास का बेसिकली हमारे से कोई इसका लेना देना नहीं है। इसका ये ट्रक ऑपरेटर्स एंड हाईवे एसोसिएशन है, जिसके अंदर में ये 100 रुपीज जमा होते हैं। इसकी कोई रिसिप्ट नहीं मिलती, ये गलत है, क्योंकि इसका कोई भी हम कैश पेमेंट नहीं करते हैं। इसका ड्राफ्ट जमा होता है, हर एक RTO और DTO ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उस ड्राफ्ट के लिए। बट वी आर फाइटिंग कि टोहास का कोई ना कोई हम ऑल्टरनेट करें, या तो ये वाहन साइड पे ही जाकर के ये 100 रुपए जमा हो जाए, जिससे कि हमें कस्टमर से पैसा रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अभी वी आर वर्किंग ऑन इट, दिस इज वर्किंग इन द प्रोसेस। बाकी देखते हैं इसका क्या हो सकता है। लेकिन इसके अंदर में जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, वो टोहास का हेड होता है, टोहास की कमेटी का, और एक और नोडल ऑफिसर होते हैं जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं, वो टोहास के अंदर में होते हैं। एंड इसके अंदर में जो पैसा इकट्ठा होता है, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर में उनके नवीनीकरण में, उनके नए इंस्ट्रूमेंट्स में और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में यूज होता है इसका। सो आई थिंक वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड हमारा ये वेबिनार, मेरे को उम्मीद है कि आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एक बार मेरी आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना जो नियम है, नियम को फॉलो करें। और जैसा कि हम इस वेबिनार में आपको बता पाए हैं, देखिए आज की डेट के अंदर में मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, इट इज अ रिकॉर्डेड लाइन, बट हम जो अब रजिस्टर कर रहे हैं, हमें कोई भी सुविधा शुल्क किसी को भी नहीं देना। इवन जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, जो ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब हैं, वो भी ओपन फोरम में बोल चुके हैं कि किसी भी डीलर को कोई भी सुविधा शुल्क नहीं देना। ये जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें कि आप ऑनलाइन बैठ करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बेसिकली ये हमारे को, जितने भी हमारे ये लोकल DTO और RTO ऑफिसर्स हैं, उससे हमारे को डीलिंग कर रहा है। ये हमारे को सेल्फ सफिशिएंट बना रहा है। मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी दी है हमारे को, हमने डायरेक्ट कस्टमर की गाड़ी रजिस्टर करी, हमारा एक तरह से कोई लिंक नहीं है। लेकिन हमें कायदे और नियम हमें फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर हम ये नियम और कायदे फॉलो नहीं करेंगे तो तब प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर में। क्योंकि जितने भी, जैसे आपको भी बताया कि अगर आपका, क्योंकि हम अब बिल्कुल ही फ्री हो गए हैं लोकल ऑफिस से, तो जब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, तो जो लोकल ऑफिसर्स हैं, उनको अगर आपको अपने शिकंजे में लेना है या आपको पकड़ना है, तो वो भी और स्ट्रिक्टनेस से आपके पास आएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी नियम, कायदे, कानून है, उनको फॉलो करें। और फ्रॉम FADA साइड हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जितना भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सकता है, हम उसको और सिंपल बनाएं, ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को। और ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, हम बाकी भी और बड़ी सारी चीजों में काम कर रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक RTO के अंदर में एक पोल्यूशन, जो कि 2 व्हीलर डीलर्स जो भाई हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है उसके अंदर में। तो अभी उसके ऊपर में भी हमें उम्मीद है कि प्रोबेबली इस महीने के अंदर या नेक्स्ट मंथ तक कि हम आपको कोई ना कोई उसमें खुशखबरी देंगे कि ये डीलिंग करा पाए हम इसको, और इसको ऑप्शनल बना पाए डीलरशिप में। बट लेट्स वेट एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है
कि FADA आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है, आपको कोई भी चीज जो आपको लगता है कि FADA को टेकअप करनी चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, प्लीज आप उसमें शेयर करिए। आप शार्विक जी हैं हमारे स्टेट चेयरपर्सन, आपके हर शहर के अंदर में आपके रीजनल डायरेक्टर्स हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट शार्विक जी को शेयर कर सकते हैं। हमारा सेक्रेटेरिएट है दिल्ली में, आप हमारे को वहां पर शेयर कर सकते हैं। एंड सबसे विनती है, अभी हमारा ड्राइव चल रहा है मेंबरशिप का, जिसमें कि हमने ग्रुप मेंबरशिप पे कुछ छूट दे रखी है। हमने 2 व्हीलर भाइयों के लिए 5 साल की मेंबरशिप कर रखी है एट वेरी रीजनेबल प्राइस। तो ये आपकी संस्थान है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज अगर जो भी अभी डीलर्स जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथ अभी मेंबर्स नहीं बने हुए और हमारे से नहीं जुड़े हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज बॉस हमारे साथ जुड़िए, ताकि अगर आप सब जुड़ेंगे तो हमारी स्थिति और मजबूत होगी। हम आगे जाकर के सरकार से और बाकी चीजों से, OEM से हम अपने काम और आसानी से करा पाएंगे। थैंक यू शार्विक। थैंक यू साई, थैंक यू हंस कुमार जी, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था। मैं पुनः एक बार कहूंगा कि एक नया प्रोसेस चालू हुआ है। रिपीट कर रहा हूं कि हमें इस नियमों को प्रॉपर फॉलो करना है। अगर हम सब मिलके इन चीजों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे कस्टमर्स को भी ये समझ में आएगा कि क्या नियमों को कैसे फॉलो करके काम करना है। मैं एक बार और कहूंगा कि दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स वर्क टुगेदर इन दिस। एंड क्योंकि ये नया प्रोसेस आया है, हो सकता है कहीं किसी को कुछ कठिनाइयां हो रही हो, हम कोशिश करेंगे उनको रिजॉल्व करने की। आप डायरेक्टली हमें लिख सकते हैं या हमारे से बात कर सकते हैं। आई एम श्योर कि ये नया प्रोसेस महीने भर में सेटल हो जाएगा। किसी के कुछ पुराने इश्यूज हैं, पहले कोशिश करिए एक बार लोकल RTO में बात करके वो रिजॉल्व होते हैं क्या, नहीं तो हम यहाँ से सेंटर से भी रिजॉल्व करने की कोशिश कराएंगे। पुनः एक बार थैंक यू हंस कुमार जी, आपने काफी अच्छे इंसाइट्स दिए। थैंक यू साई फॉर क्लियरिंग हमारे काफी सारे डाउट्स। Once again, thank you everyone for joining, and hopefully we'll join again. We'll have another webinar with some new announcements. Thank you. Thank you.